बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में 5.4 वर्क एंड एनर्जी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। स्टूडेंट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है ये हमें एक आइडिया देता है, एक रिलेशन देता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में हम ये कहेंगे कि ये हमें बताता है स्टेट दैट वर्क डन इज़ इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है ये स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। सो वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट, आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट विल ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये आपके पास, अब आपने फोर्स अप्लाई किया, पहले ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब ये ट्रेवल कर रहा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अब कोई ना कोई वेलोसिटी बनी हुई है वी.एफ। तो आप लिखेंगे कि जो आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, नेट वर्क डन, उससे उस बॉडी के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या आप ये कह देते हैं कि इस बॉडी पे जो आपने वर्क डन किया, ये वर्क डन आपके पास आया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को हम ये कह देते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यानी आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करेंगे तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में हम ये कहते हैं कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं तो वहाँ पर हम ये कह देते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या मकसद हुआ? हम ये कह देते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें माइनस का साइन, इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एनर्जी में चेंज आएगा, पॉसिबल हैं, लेकिन एक एनर्जी गेन करेगी, दूसरी एनर्जी लॉस करेगी। तो इसको हम कह देते हैं कि ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि एक एनर्जी अगली एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। फाइनली हम ये लिख देते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर नेट वर्क डन ये इक्वल हो सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, विच कैन बी रिटन एज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। स्टूडेंट, आगे हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग है 5.4.1। चूँकि टॉपिक 5.4 चल रहा, इसमें हम ये कह देते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। अगर हम किसी ऐसी मीडियम में वर्क डन कर रहे हैं कि जहाँ पर ड्रैग फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, या कोई भी ऐसा मीडियम है जो वहाँ रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है हमारे लिए, तो हम कह देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। जब हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड on a body, when force applied on a body, there are energy
ट्रांसफॉर्मेशन। ज़ाहिर बात है आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वर्क डन है वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसी और फॉर्मेट में। तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आती है अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर वर्क डन करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई किया है वो आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आएगा, प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टिव। चूँकि आप बात कर रहे हैं रेजिस्टिव मीडियम के अंदर, तो आपने जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की और आप उसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो आगे से रेजिस्टेंस भी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा एक ट्रॉले टाइप कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे फोर्स अप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड मूव करेगा। तो मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ बेसिकली वर्क डन जो F.D है। लेकिन चूंकि ये रोड और टायर के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस भी आएंगी जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगी, तो अब रेजिस्टिव मीडियम में अब आपके पास जो वर्क डन लिखा जाएगा वो वर्क डन लिखा जाएगा आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप बॉडी को मूव तो करवा रहे हैं लेकिन प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव मीडियम, रेजिस्टिव फोर्स। तो आपके पास इस तरह लिखा जाएगा कि आप जो वर्क डन करेंगे उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो बॉडी आगे मूव करेगी विद सम काइनेटिक एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन भी आपके पास हो रहा होगा। तो वर्क डन अगर आप रेजिस्टिव मीडियम का लिखना चाहते हैं तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखते हैं अगेंस्ट अ रेजिस्टिव फोर्स, अगेंस्ट अ रेजिस्टिव फोर्स इन रेजिस्टिव मीडियम। तो उसको आप लिख सकते हैं टैक्स, हम ये कह देते हैं कि एनर्जी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में से ही माइनस होगी। आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रहे हो, आगे से रेजिस्टिव मीडियम आपके पास आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब रेजिस्टिव मीडियम आ जाती हैं तो आपके पास उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वहाँ पर आपके पास एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। सो मैथमेटिकली अब आप उसको लिखेंगे कि वर्क डन इन रेजिस्टिव केस, ये जो रेजिस्टेंस का वर्क डन है, ये जो आप काम करेंगे वो आपके पास वर्क डन माइनस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल बन जाएगा। तो इसको आप कहते हैं कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके पास एक पैराशूट है, अब जो पैराट्रॉपर होते हैं वो जंप लगा के नीचे आ जाते हैं, उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती, उनको एक बात 100% कन्फर्म है कि उस बंदे के ऊपर आपके पास जो फोर्स लग रही है वो ड्रैग फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो ये ड्रैग फोर्सेस एक रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं जो आपके पास उस बॉडी को स्लो कर देती हैं, उस ऑब्जेक्ट को स्लो कर देते हैं। तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो है या जो आपके पास पैराट्रॉपर है वो नीचे आ रहा होता है विद सम कांस्टेंट स्पीड, तो ये आपके पास रेजिस्टिव मीडियम में वर्क डन हो जाती हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ ही एक छोटी सी हेडिंग हमारे पास एक और है 5.4 टॉपिक का पॉइंट 2 हेडिंग जो है वो हमारे पास आ रहा इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस। हमारे पास हर जगह के ऊपर एनर्जी लॉसेस होती हैं, हर प्रैक्टिकल केस में एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड एफिशिएंसी। जहाँ पर स्टूडेंट एनर्जी लॉस आ जाते हैं तो वहाँ पर हम ये भी कह देते हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी हमारे पास 100% नहीं होती, और वैसे भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम एक सिंपल एक यहाँ डायग्राम में लेके आता हूँ, उस डायग्राम को हम देखेंगे और उसके लिए हम एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे फॉर एफिशिएंसी, और फिर हम आइडियल एफिशिएंसी और आइडियल मशीन की बात करेंगे। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास
एक पुली है और उस पुली से इस वेट को या लोड को जो है वो उठाया जा रहा। तो अब अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो स्टूडेंट है ये इस लेवल से इसको उठाया जा रहा। अब स्टूडेंट जो है वो उसके ऊपर एफ़र्ट लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और वो जो एफ़र्ट है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं P से लिख देता हूँ। ये इसके ऊपर एक एफ़र्ट लगाएगा, इस एफ़र्ट को हमने P लिख दिया, और वो ये क्या करेगा, ये लोड उठाएगा अप टू द डिस्टेंस D। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको यहाँ तक लेके आ जाता है, तो इस डिस्टेंस तक वो इस लोड को उठा देता है। तो इस लोड को जब इस डिस्टेंस तक लेके आता है तो उसको मैंने D लिख दिया। अब हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास इनपुट ऑफ मैकेनिकल मशीन, तो वो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इनपुट ऑफ अ मशीन। तो इनपुट ऑफ अ मैकेनिकल, हमारे पास कोई भी एक मैकेनिकल सिंपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस केस के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो इनपुट ऑफ मशीन हम ये लिखेंगे कि इनपुट, चूँकि अब ये एफ़र्ट अप्लाई कर रहा, तो इनपुट हमारे पास आएगा इस एफ़र्ट, और ये जो डी डिस्प्लेसमेंट तक जितना इसको वो ऊपर लेकर आ रहा, इसको हम कहते हैं कि ये इस सिंपल मशीन की हमारे पास इनपुट है। ये आपके पास ये जो स्टूडेंट था ये एफ़र्ट लगा रहा था, ये कितना इनपुट कर रहा, या कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है वो कितना एफ़र्ट कर रहा उस लोड को रेज़ करने के लिए, उस लोड को उठाने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाता है इनपुट। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लिखते हैं आउटपुट के केस में कि हमारे पास आउटपुट जो है वो किसी मशीन का कितना और कैसे हो जाता है। तो इनपुट के बाद हमारे पास आउटपुट कैसे लिखा जाएगा, तो उसको हम ये कह देते हैं कि आउटपुट ऑफ ए मैकेनिकल मशीन। तो आउटपुट जो है, द वर्क डन बाय द मैकेनिकल मशीन इज़ कॉल्ड आउटपुट। और आउटपुट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ लोड, ये जो लोड है W, इस लोड का ये प्रोडक्ट है, और द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड इज़ लेफ्ट, और जितने डिस्टेंस तक ये लोड जा चुका है, ये हमारे पास आएगा आउटपुट। तो मैं इसको लिखूँगा कि आउटपुट इज़ इक्वल टू, ये लोड जो है W, ये कितने डिस्टेंस तक आगे जा चुका है, या इसको कितने डिस्टेंस तक उठाया जा चुका है, तो इसको हम कहते हैं आउटपुट। तो अब स्टूडेंट किसी भी मशीन के लिए हम इनपुट भी डिफ़ाइन करेंगे, आउटपुट भी डिफ़ाइन करेंगे। तो जब हम एफ़िशिएंसी की बात करते हैं तो एफ़िशिएंसी को हम ये कह देते हैं कि एफ़िशिएंसी ऑफ ए मशीन, एफ़िशिएंसी को हम कहते हैं द रेशो या द फ्रैक्शन of work input, the ratio of work input to the work, the ratio of work output। हम आउटपुट को पहले लिखेंगे, the ratio of work output to the ratio input, the ratio of input वर्क, यानी हम आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की एक रेशो बनाएंगे जिसको हम एफ़िशिएंसी कहते हैं। सो स्टूडेंट एफ़िशिएंसी जो है वो अब हम लिखेंगे, एफ़िशिएंसी इज़ इक्वल टू वर्क या एनर्जी जो आपको मिलने वाला है आउटपुट पे, आउटपुट, और डिवाइडेड बाय वर्क या एनर्जी इनपुट, वर्क या एनर्जी इनपुट, जो आपके पास आउटपुट आया रिज़ल्ट, उसको आपने इनपुट से डिवाइड किया। अगर आप इसको देखेंगे स्टूडेंट, तो ये चूँकि एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी बिटवीन द टू सेम टर्म्स। एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ टू एनर्जीज़। अब ये दो एनर्जीज़ के रेशो है, तो इसमें हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सेम हो जाती हैं। जब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सेम हो जाती हैं तो उसकी यूनिट हमारे पास नहीं आती। जब यूनिट्स को हम देखेंगे तो यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। सो इट इज़ अ यूनिटलेस टर्म, तो इसमें हमारे पास यूनिट नहीं आती। तो एफिशिएंसी हमारे पास यूनिटलेस टर्म है, इसमें हमारे पास यूनिट्स। स्टूडेंट इसमें इस बात को भी हम देखेंगे कि जो एफिशिएंसी है ये
कभी भी हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल टू 100% और एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%। ना ये इक्वल टू 100% हो सकती हैं, ना ये ग्रेटर टू द 100% हो सकती हैं। यानी कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें ये ग्रेटर देन 100% हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास एफिशिएंसी 100% की इक्वल हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास आइडियल केस है। तो आइडियल केस में एफिशिएंसी हमारे पास 100% हो जाती है। अब ये 100% क्यों नहीं हो सकती? तो हमने ये कहा है कि ड्यू टू लॉसेस ऑफ एनर्जीज इन डिफरेंट टर्म्स, लॉसेस ऑफ एनर्जीज, जो हमारे पास एनर्जीज लॉस होती हैं इन डिफरेंट फॉर्म। तो कभी मशीन के अंदर साउंड एनर्जी लॉस हो जाती हैं, कभी दूसरी एनर्जी लॉस होती हैं। तो इन सारी एनर्जी के लॉसेस की वजह से हमारे पास एफिशिएंसी 100% नहीं आ सकती। अगर हम आइडियल केस के अंदर बात करते हैं तो हम ये लिख देते हैं कि आइडियली हमारे पास एफिशिएंसी जो है इट कैन बी इक्वल टू 100%, लेकिन वो आपके पास आइडियल केस में हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं कि जी आउटपुट हमारे पास इक्वल टू इनपुट आ जाता है। तो जब आउटपुट इनपुट की इक्वल आ जाएगा तो उसको हम लिख देते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो 1 या 100 की इक्वल आ गई है। तो एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू 1, या फिर हम ये कह देते हैं कि एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू 100%। लेकिन चूंकि ये आइडियल केस है, एनर्जी लॉसेस की वजह से ये मामला होता है कि किसी भी मशीन में वो पुली सिस्टम है, वो आपके पास कोई और सिस्टम है, वो 60% एफिशिएंट होगा, वो 40% एफिशिएंट हो सकता है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी लॉसेस होती हैं। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी लिखना चाहते हैं तो हम ये कह देते हैं कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू, हम ये कह देते हैं कि एनर्जी या वर्क जो हमारे पास यूज़फुल वर्क था, एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। तो परसेंटेज में लिखना है तो हम इसको स्टूडेंट 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100% हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस यहाँ जो है दिखा देता हूँ कि जिनकी एफिशिएंसी रेंज यहाँ पर गिवन है। आपके बुक में भी एक टेबल 5.1 के अकॉर्डिंग डिफरेंट मशीन के अंदर जो एफिशिएंसी रेंज है वो आपको गिवन है। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, इसको हम देखेंगे। स्टूडेंट इसमें देखें, आपके पास ऑटो गैसोलीन इंजन जो है ये 20 to 30% एफिशिएंट है। डीजल इंजन जो है ये आपके पास 30 to 40% एफिशिएंट है। गैस टरबाइन जो है ये 30 to 40% एफिशिएंट है। स्टीम टरबाइन 35 to 45% एफिशिएंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट या स्टीम टरबाइन, इसका भी आपके पास 30 to 40% एफिशिएंट है। और कंबाइंड गैस या स्टीम टरबाइंस ये आपके पास 60+ % एफिशिएंट होते हैं। फ्यूल सेल हाइड्रोकार्बन्स की एफिशिएंसी ये गिवन है। फोटोवोल्टिक सेल सोलर पैनल जो आपके पास होते हैं वो आपके पास 10 to 25% एफिशिएंट है। जियो थर्मल प्लांट 5 to 15% एफिशिएंट है। विंड मिल आपके पास 30 to 40% एफिशिएंट होती हैं। और इसी तरीके से आपके बुक में भी कुछ एफिशिएंसी के रेंज गिवन है। तो ये जो एफिशिएंसी 100% नहीं आती, ये आपके पास एनर्जी लॉसेस की वजह से इस तरह हो जाता है कि कोई भी सिस्टम आपके पास 100% एफिशिएंट नहीं होता, एनर्जी लॉसेस होती है हर सिस्टम के अंदर। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।